8 और 10। तो दो बॉडीज को प्रोजेक्ट किया था, एक की वेलोसिटी थी 15 और दूसरी थी 30, ऐसी था या 10 और 30 था? अरे बता दो जरा क्या क्या था। 15 और 30। चलो ठीक। अब हुआ ये कि ये दोनों बॉडीज ऊपर जाती हैं, ऊपर जाकर ये ग्राउंड को स्ट्राइक करती है। आपसे कह रहा है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कर दो। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा? बेसिकली एनसीईआरटी ने तो प्लॉट करके दिया हुआ है, तो कह रहा है बस वेरीफाई कर दो कि ऐसा ही होगा। आप लोग म्यूट हैं, 1 मिनट रुक जाइए, आपको अनम्यूट कर देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए आप लोग अनम्यूट हो गए। सो आपसे कहता है रिलेटिव पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखो रिलेटिव पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में, और ये जो 15 वाला था ना, इसे गिरने में लगते हैं 8 सेकेंड्स, 30 वाले को गिरने में लगते हैं 10 सेकेंड्स। ये मैंने कल करा दिया था। सो जब तक ये हवा में है, मैं दो पार्ट्स में मोशन को डिवाइड कर रहा हूं फॉर 0 to 8 सेकेंड्स। 0 to 8 सेकेंड्स में क्या हो रहा है, बोथ पार्टिकल्स इन एयर, दोनों ही पार्टिकल्स एयर में हो। बस समक्ष आयुष, ये लास्ट न्यूमेरिकल है, फिर हम चैप्टर नंबर 5 लॉस ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। दोनों पार्टिकल्स एयर में, जब ये दोनों पार्टिकल्स एयर में, तो दोनों की पोजीशन की इक्वेशन लिख सकते हैं आप। u1t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन तो माइनस जी होगा इंटू टी स्क्वायर, दोनों के लिए टाइम सेम है। x2 होगा u2t प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अच्छा मुझे बस इतना बता दो अंश कि x1 वर्सेस t ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा पैराबोलिक होगा? अंश बस इतना बता दो। x1 versus t graph will be a straight line or it would be parabolic? अंश पैराबोलिक। क्यों अंश पैराबोलिक? योर आंसर इज करेक्ट, बस रीजन बता दो मुझे। सर इक्वेशन ऑफ मोशन की वजह से। इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। इक्वेशन x और t में जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। इस इक्वेशन सर स्क्वायर है ना, क्योंकि t का उस साइड, इसलिए पैराबोलिक होगा। ये भी हाँ जी। पैराबोलिक होगा, लेकिन ना वो x1 प्रूव करवा रहा है, प्लॉट करवा रहा है, ना x2 प्लॉट करवा रहा है। वो कह रहा है रिलेटिव पोजीशन प्लॉट करो। तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी में सिखाया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव पोजीशन के लिए दोनों पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो u2t, भाई टाइम इसलिए सेम है क्योंकि 8 सेकेंड्स ले रहा हूं ना जब दोनों हवा में, माइनस u1t प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। सो ये इसे कैंसिल कर देगा, तो x बच गया u2t माइनस u1t। युवराज अब बता दो मुझे जरा ग्राफ का नेचर क्या होगा? रिलेटिव पोजीशन वर्सेस टाइम, स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा? अच्छा युवराज है ही नहीं आज। तिशा तुम बता दो अब ग्राफ का नेचर कैसा होना चाहिए? ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा, कैसा जाएगा? दिशा, नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा? यस, x और t में जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज लीनियर। t की भी पावर 1 और x की भी पावर 1। तो जो ग्राफ होगा दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन।
तो 8 सेकेंड्स तक, अप टू 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स तक जब दोनों हवा में है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। सो ये एक्स एक्सिस पर रिलेटिव पोजीशन, वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर टाइम, जो ग्राफ है अप टू 8 सेकेंड्स, दैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अप टू 8 सेकेंड्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब आफ्टर 8 सेकेंड्स, after 8 seconds means from 8 to 10 seconds। अब 8 to 10 seconds में देखो, फिर पहला वाला पार्टिकल तो रेस्ट में आ जाएगा, पार्टिकल 1 तो रेस्ट में आ जाएगा, सिर्फ दूसरा मूव कर रहा होगा, पार्टिकल 2 इन मोशन। एक रेस्ट में आ गया, एक मोशन में। एक ही मोशन में, जब एक सिंगल मोशन में है तो इक्वेशन कैसी होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जब एक ही मोशन में है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो जाएगी। x is ut plus half ad square। हाँ, अब्दुल्ला असलम सर, रिलेटिव पोजीशन कैसे निकालते हैं? सो अब्दुल्ला, रिलेटिव पोजीशन इज फाइनल, दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, जस्ट लाइक रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होता है v1 माइनस v2 और v2 माइनस v1, ऐसे ही रिलेटिव पोजीशन होता है x1 माइनस x2 और x2 माइनस x1। जब आप रिलेटिव वेलोसिटी करोगे ना मेरे साथ, मैंने आपको बताया हुआ बैच का, तब रिलेटिव पोजीशन आपके समझ में आ जाएगा। जस्ट दोनों पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तब एक ही तो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एक की तो इक्वेशन 0 हो जाएगी, जो ग्राउंड को स्ट्राइक कर गया, दूसरा मूव कर रहा है, तो रिलेटिव पोजीशन क्या होगा? क्वाड्रेटिक। तो 8 to 10 सेकेंड्स में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ग्राफ पैराबोलिक होगा। अब ग्राफ पैराबोलिक आ जाएगा 8 सेकेंड। ये बता दो, ये समझ में आया? तो देखो मेत्री, कल मैं ये प्रूफ कैलकुलेट कर चुका था कि एक पार्टिकल को ग्राउंड तक आने में 8 सेकेंड्स लगेंगे, दूसरे को 10 सेकेंड्स लगेंगे। जब आप 0 से 8 सेकेंड्स लोगे तो 8 सेकेंड तक तो दोनों पार्टिकल मोशन में होंगे, दोनों पार्टिकल एयर में। ठीक है अब्दुल्ला, ये मैंने कल कैलकुलेट किया था वो कैलकुलेशंस तो नहीं कर रहा मैं। जिसको 15 से ड्रॉप किया, प्रोजेक्ट किया था, एक को 30 से। जिसे 15 से प्रोजेक्ट किया उसे आने में 8 सेकेंड्स लगे, जिसे 30 से प्रोजेक्ट किया उसे आने में 10 सेकेंड्स लगे। तो जब आप 0 से 8 सेकेंड्स लोगे ना, तो 0 से 8 सेकेंड्स में दोनों पार्टिकल्स एयर में, 1 2 दोनों पार्टिकल्स एयर में, दोनों पार्टिकल्स एयर में, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो। फर्स्ट पार्टिकल की इक्वेशन होगी u1t प्लस हाफ माइनस gt स्क्वायर, x2 is u2p प्लस हाफ माइनस gt स्क्वायर। मैंने रिलेटिव पोजीशन, ये तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर रहा हूँ। रिलेटिव पोजीशन ले ली जिसमें दोनों पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हाफ जी टी स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल हो गई, तो सिर्फ ये बच गया लीनियर रिलेशन। अगर x और t में रिलेशन लीनियर है, देन योर ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो अप टू 8 सेकेंड्स योर ग्राफ इज स्ट्रेट। 8 to 10 सेकेंड्स में देखो, यहां तक आया अब्दुल्ला? अप टू 8 सेकेंड्स मेत्री? पावर से देखो, x की भी पावर 1 है और t की भी पावर 1 है अब्दुल्ला। पावर से x और t दोनों की पावर 1 है तो लीनियर होगा। अब फ्रॉम 8 to 10 सेकेंड्स, जो नेक्स्ट 2 सेकेंड्स हैं, उसमें एक पार्टिकल तो आकर रुक गया, x1 रुक गया। तो x1 की तो कोई इक्वेशन नहीं है, सिर्फ x2 मूव कर रहा है। तो रिलेटिव भी लोगे, x is x2 माइनस x1, तो x1 तो 0 है, रुक गया पहला पार्टिकल। तो जो भी आएगा वो x2 के इक्वल होगा, रिलेशन विल बी क्वाड्रेटिक। तो ऐसे प्लॉट करें, ये क्वाड्रेटिक रिलेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ग्राफ पैराबोलिक होगा, कर्व आएगा। तो यहां से मैंने कर्व ड्रॉ किया। तो रिलेटिव पोजीशन अप टू 8 सेकेंड्स स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद कर्व। इतना नोट कर लीजिए। अरे आज तो हर्षित आया। हर्षित कहाँ गायब थे इतने दिनों से? सर वो नेट इशू चल रहे थे ना उस टाइम पे। अब्दुल्ला देखो 8 to 10 सेकेंड्स में ना x2 माइनस x1 है, x1 तो 0 है,
x2 है ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस 0। तो देखो रिलेटिव पोजीशन कैसी आ गई, x और t में रिलेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक रिलेशन है। जब रिलेशन क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ पैराबोलिक होगा, ये पैराबोलिक ग्राफ। अच्छा चलो सही टाइम पर इशू सॉल्व हुए, आज 5th स्टार्ट कर रहे हैं। सो रब कर दूं इतना, अब्दुल्ला आप क्लियर है? ये क्वाड्रेटिक आ गया ना, क्वाड्रेटिक का मतलब है ग्राफ कर्व हो जाए। रिलेटिव पोजीशन वर्सेस टाइम। अच्छा अर्षद, रिलेटिव पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, बस यही करना है नेत्री। चलो भाई ये खत्म हो गया, इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट्स यूनिट नंबर 3। नेत्री पहला वाला कौन सा, एक ही तो पार्ट था, बस यही निकालना था, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ही प्लॉट करना था। वो इक्वेशन भी हाँ इक्वेशन लीनियर पाथ का इक्वेशन और कर्व पाथ का इक्वेशन। कैस्पल थोड़ा जोर बोलो यार, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ कैस्पल थोड़ा सा तेज बोलोगे, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। इक्वेशन ऑफ कर्व नहीं, क्या क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ कर्व बोला हुआ था कल कैलकुलेट करने के लिए कैस्पल? यस सर। अच्छा इक्वेशन ऑफ कर्व अगर कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन ऑफ कर्व एग्जैक्टली वही आएगा जो आपने प्रोजेक्टाइल में किया था, आपने इसे ड्रॉप कर दिया ना इस बॉडी को। ओके सर, ओके सर। चलो यार नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अच्छा देखो सेकेंड यूनिट तक तो हम बहुत स्लो थे, अब से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सेकेंड यूनिट करने के बाद आप लोगों की फिजिक्स ठीक हो जाती है। तो अब से हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है गौरव? मैं बता दूंगा आपको, जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा। अब्दुल्ला इतना लिख लेना तो बताना मुझे प्लीज, इसको रब कर दो। अब्दुल्ला हो गया, रब करूं उसको? So unit number 3, Newton's laws of motion. आयुष और समक्ष, अब से आप लोग बिल्कुल रेगुलर रहिएगा। याद रखिए फिजिक्स का सिलेबस एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, अगर आप एक क्लास छोड़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। अच्छा स्टार्टिंग में इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसको मैं बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं कराऊंगा, मैं आपको प्रिंटेड नोट्स दूंगा इस वाले टॉपिक, इस वाले के इनर्शिया वगैरह, क्योंकि इनर्शिया में कोई इक्वेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। मैं थ्योरी आपको समझा रहा हूँ, कल तक आपके पास नोट्स आ जाएंगे इनर्शिया।
सो इनर्शिया बेसिकली इनेबिलिटी है बॉडी की, इनेबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ, to change its state by itself. हर बॉडी की एक इनहेरिट प्रॉपर्टी है, बॉडी चाहती है अपनी स्टेट मेंटेन रखना। अब जब आप मैकेनिक्स में आते हो ना, मैकेनिक्स में स्टेट का मतलब है मोशन। मोशन कैसे चेंज नहीं करेगी बॉडी? भाई मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। सो बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो चाहती है उसकी स्टेट चेंज ना हो, मींस ना डायरेक्शन चेंज हो वेलोसिटी का, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो। नो चेंज इन मैग्नीट्यूड। बस ये जो मैं शुरू के 3-4 मिनट में आपको बता रहा हूँ ना, वही है पूरे न्यूटन फर्स्ट लॉ। नो चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कि हर बॉडी की टेंडेंसी है कि बॉडी चाहती है उसकी स्टेट में कोई चेंज ना हो। स्टेट में चेंज होने का ना होने का मतलब है बॉडी कोशिश करती है कि ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो वेलोसिटी का, ना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। दिस इनेबिलिटी ऑफ बॉडी इज नोन एज इनर्शिया। इसे इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया गैलीलियो ने इंट्रोड्यूस किया था ये टर्म। इनर्शिया को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। 3 तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। सो इनर्शिया सिंपली बॉडी की टेंडेंसी है, जिस टेंडेंसी की वजह से बॉडी कोशिश करेगी कि उसकी स्टेट चेंज ना हो, ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, ना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज। मींस अगर ये पेन रेस्ट में है, मींस इसकी वेलोसिटी इज 0। तो पेन की टेंडेंसी होगी, पेन पूरी कोशिश करेगा कि ये रेस्ट में रहे। 0 है ना, हमेशा 0 रहे, ना मोशन में आए, वेलोसिटी चेंज ना हो, ये इसकी टेंडेंसी है। अब मान लो ये रेस्ट में था, मैं इसको मोशन में लाना चाहता हूँ, ये अपोज करेगा मोशन में आने का। तो इसे मोशन में लाने के लिए मुझे बाहर से एक फोर्स अप्लाई करनी होगी। ये न्यूटन का कंट्रीब्यूशन था। न्यूटन ने कहा था कि इनर्शिया चेंज करना चाहते हो तो फोर्स अप्लाई करनी। तो ये इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है ये गैलीलियो ने दिया। 3 तरह की इनर्शिया बताई थी उसने। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हालांकि 3 तरह नहीं, एक ही चीज है, वेलोसिटी ही चेंज हो रही है तीनों में। इनर्शिया ऑफ मोशन, inertia of motion, inertia of direction. तो गैलीलियो का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो कोशिश करेगी हमेशा रेस्ट में रहे। आप रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करेंगे, बॉडी ऑपोजिशन देगी। किसी एक वेलोसिटी से बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रही है, बॉडी की टेंडेंसी होगी कि वो उसी डायरेक्शन में मूव करे। आप डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करेंगे, बॉडी ऑपोजिशन देगी। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, कोशिश करेगी हमेशा 10 मीटर पर सेकंड से जाओ। 10 से चेंज करने की कोशिश करोगे, ऑपोजिशन देगी। आपको ऑपोजिशन के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करनी है। ये जो ऑपोजिशन के अगेंस्ट में कह रहा हूँ फोर्स अप्लाई करनी होगी, ये न्यूटन ने दिया था। गैलीलियो ने सिर्फ ये बताया था कि बॉडी अपनी टेंडेंसी मेंटेन करने की कोशिश करती है। अच्छा, और अब से जहां आप अटको मुझसे वहीं पूछना। यूनिट नंबर 2 तक तो ऐसा था कि मैं स्लो लेके चलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आप लोग सीख रहे हैं। एट द एंड ऑफ यूनिट 2 मैं मान के चलता हूँ आप सीख चुके हैं। जितना मैंने आपको सिखाया, अगर आपने उतना सीखा तो आपकी फिजिक्स ठीक हो गई। सो अब उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए कि रिपीट, पूरा स्टार्टिंग से रिपीट कर दो। जहां आप अटको मुझसे वहीं पूछो। उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। मतलब मेरे 1.5 घंटे के लेक्चर में से 40 मिनट में रिपीट कर रहा होता हूँ चीजें। जहां आप अटक जाओ मुझसे वहीं पूछो। फॉर द नेक्स्ट फ्यू यूनिट्स हम ऐसे ही चलेंगे। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया।
तो फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंट है जो बॉडी की इनर्शिया चेंज कर सकता है. फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट that can change inertia of body. तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है, आप चाहते हो कि रेस्ट से नहीं मोशन में आ जाए, तो आप फोर्स अप्लाई करो. तो वो एजेंट जो बॉडी की इनर्शिया चेंज कर सकता है, दैट इज फोर्स. ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, उसने डिफाइन किया था कि फोर्स वो एजेंट है जो बॉडी की इनर्शिया को चेंज करता है. अब इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है मास पर. जितना हैवी मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा. So mass define inertia of moving body, or not moving body. सर वो आपने डिफाइन मास लिखा है. हाँ, mass defines inertia of a body. कि बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उसकी उतनी इनर्शिया होगी. मीन्स वो उतनी ही इसमें टेंडेंसी होगी अपनी स्टेट मेंटेन करने की. जैसे मैं एक पेन ले लूं, एक रॉक ले लूं 100 kg की. रॉक में ज्यादा इनर्शिया होगी. रॉक को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट्स लगानी होगी, ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी होगी. पेन में उतनी एफर्ट्स, उतनी फोर्स की जरूरत नहीं, आसानी से. सो ये डिफाइन मास डिफाइन करेगा इनर्शिया ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन. इन ट्रांसलेशनल मोशन रोटेशन में कहानी बदल जाती है, जब रोटेशन करेंगे तब डिस्कस करेंगे. तो ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स होगा जो इनर्शिया को डिफाइन करेगा, डिसाइड करेगा. इतना लिख लीजिए भाई. मैत्री एक 1 kg की बॉडी है और एक 1000 kg की बॉडी है. किसे मूव कराना मुश्किल है मैत्री? एक 1 kg, एक 1000 kg. किसे मूव कराना मुश्किल सर है? वो आपने क्या लिखा है? बॉडी एंड ट्रांस. कौन सा, कहाँ कहाँ पर? सर मास डिफाइन में, मास डिफाइंस इनर्शिया ऑफ बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन. हाँ मैत्री बताओ मुझे, तभी तो हम डिस्कस करेंगे आगे. सर 1000. सो मूव कराना मुश्किल है, इसका मतलब कि 1000 वाले के पास ज्यादा इनर्शिया है. वो उसको मूव कराना मुश्किल है, उसके पास ज्यादा इनर्शिया, उसके पास ज्यादा टेंडेंसी होगी रेस्ट में रहने की. उसे मूव कराने के लिए ज्यादा एफर्ट्स देनी शुरू कर, ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी होगी, ज्यादा एफर्ट्स देनी होगी. इस तरह से इनर्शिया डिपेंड कर रहा है मास पर. जितना हैवी मास उतना ज्यादा इनर्शिया, उसको चेंज करने के लिए इनर्शिया उतनी ज्यादा एफर्ट्स देनी. तो यहाँ से अंदाजा लगता है कि इनर्शिया डिपेंड कैसे कर. हाँ आमना, ट्रांसलेशनल मोशन मीन स्ट्रेट लाइन मोशन. हाँ यस अब्दुल्ला देयर से. सर एक बार ट्रांसलेशनल मोशन एक्सप्लेन कर दो. ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है स्ट्रेट लाइन मोशन. कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में तो उसकी इनर्शिया को मास डिसाइड करेगा. जितना हैवी मास होगा उसे मूव कराना उतना मुश्किल, या अगर वो हैवी मास मूव कर रहा है उसे रोकना उतना ही मुश्किल हो. मास डिफाइन करता है इनर्शिया. समक्ष स्ट्रेट लाइन मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन. ट्रांसलेशन मीन्स स्ट्रेट लाइन. ना लिख लिया तो बताओ मुझे, इसको रब करते हैं. डन सर. अब देखो जरा कुछ एग्जांपल्स देखो जिससे आपको दिखेगा कि अच्छा बॉडी ऑपोजिशन भी देती है. टाइप्स ऑफ इनर्शिया में एग्जांपल लिख देता हूं जिसमें आपको ऑपोजिशन दिखेगा इन एग्जांपल. पहला एग्जांपल देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. मान लीजिए एक बस है. बस एट रेस्ट और इसमें एक पैसेंजर खड़ा हुआ. इनिशियली एक बस रेस्ट में,
और इस बस में एक पैसेंजर, ये पैसेंजर रेस्ट में, तो पैसेंजर की टेंडेंसी है हमेशा रेस्ट में रहने की, कोशिश करेगा कि हमेशा रेस्ट में रहे। बस में एक इंजन होगा, आप वो इंजन ऑन कर देते हो, जैसे ही आप इंजन ऑन करते हो बस इस डायरेक्शन में मूव करेगी विद अ वेलोसिटी भी। इस डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है कि ये जो पैसेंजर है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करे। जैसे आपने इंजन ऑन किया, बस का इंजन बस के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, उस फोर्स की वजह से बस मोशन में आ गई। बस खुद मोशन में नहीं आई है, बस की टेंडेंसी थी रेस्ट में रहने की, लेकिन उसे मोशन में लाने के लिए इंजन ने फोर्स अप्लाई की। अब वो फोर्स जो इंजन बस पर अप्लाई करता है वो फोर्स बस के फ्लोर पर भी अप्लाई कर रही थी। बस के फ्लोर से इस आदमी के फीट अटैच थे, तो उसके फीट पर भी वो फोर्स काम कर गई, उसके फीट मोशन में आ गए बस के साथ साथ। बट बॉडी का जो अपर पार्ट है ये बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो ये जो अपर पार्ट है ये अपर पार्ट कोशिश करेगा कि ये पैसेंजर रेस्ट में रहे। इसका अपर पार्ट कोशिश करेगा कि वो रेस्ट में रहे, क्योंकि उस पर कोई डायरेक्ट फोर्स काम नहीं कर रही। तो होगा क्या, लोअर पार्ट मोशन में आ जाएगा, अपर पार्ट रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। तो ऐसा पैसेंजर अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे ये फील होगा कि एक बैकवर्ड पुश मिल रहा है। तो बैकवर्ड पुश है क्या बेसिकली, जो मेरा बॉडी का अपर पार्ट है ना वो नहीं मूव करना चाहता, कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा। लोअर पार्ट के ऊपर तो फोर्स एक्ट कर रही है फ्लोर की वजह से, तो लोअर पार्ट तो मोशन में आ गया, अपर पार्ट अपनी जगह रहने की कोशिश करेगा। तो एक ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने बैकवर्ड पुश किया, बेसिकली बैकवर्ड पुश नहीं है, बैक जो अपर पार्ट है वो अपनी जगह रहने की कोशिश कर रहा है। तो जो बैकवर्ड पुश था, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि अपर पार्ट अपनी इनर्शिया मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अब बॉडी डिटैचेबल नहीं होती तो लोअर पार्ट के साथ अपर पार्ट भी मूव कर जाएगा। इन केस अगर बॉडी डिटैचेबल होती तो लोअर पार्ट अपनी जगह रह जाता, लोअर पार्ट आगे निकल जाता, अपर पार्ट अपनी जगह। ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि अगर आपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल और है कि आप एक ग्लास लो, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखो, कार्डबोर्ड के ऊपर आप एक कॉइन रखो। जैसे ही आप कार्डबोर्ड को पुश करोगे कार्डबोर्ड बहुत तेजी से बाहर निकलेगा, ऐसे होगा। अगर आपने कार्डबोर्ड को पुश किया, फोर्स आपने किस पर लगाई है, कार्डबोर्ड पर। कार्डबोर्ड और कॉइन में कोई रिलेशन नहीं है, आप पुश करोगे कार्डबोर्ड नीचे निकल जाएगा, कॉइन एज इट इज यहाँ गिर जाएगा, क्योंकि कॉइन कोशिश कर रहा था अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की, कार्डबोर्ड मोशन में आ गया फोर्स की वजह से, तो गिर जाएगा। सो मेत्री का क्वेश्चन है, इसका मतलब है अगर वो लाई कर रहा होता बस में तो वो कोई मूवमेंट नहीं करता। हाँ, तो वो कोई मूवमेंट नहीं करता क्योंकि पूरी बस उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी, बस के साथ साथ पूरा चला जाता है अगर वो लेटा हुआ है, क्योंकि पूरी बॉडी उसकी कांटेक्ट में थी बस के साथ, तो वो पूरा का पूरा बस के साथ चला जाता। लेकिन वो खड़ा हुआ है इसीलिए बैकवर्ड पुश मिल रहा है। सर आपने कॉइन और कार्डबोर्ड वाले एग्जांपल से आपने क्या बताया कि कॉइन नीचे गिर जाएगा? कॉइन नीचे गिर जाएगा, कॉइन कोशिश करेगा अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन करने की। सर लेकिन अगर हम प्रीवियस वाले एग्जांपल से कंपेयर करते हैं तो उसमें वो जो इंसान था उसके फीट बस के फ्लोर से। हाँ, सर इसमें तो पूरा कॉइन अटैच्ड है उस हिसाब से, तो ये कॉइन और कार्डबोर्ड के बीच में ना कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ तो इसके फीट और बस के बीच में फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन था। यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ ओके ओके ठीक है सर। कॉइन और कार्ड। अगर हम कोई हार्ड टाइप का कार्डबोर्ड लेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर तुम ऐसा ले रहे हो जहाँ फ्रिक्शन है तो जाहिर सी बात है कॉइन उसके साथ जाए। बहुत स्मूथ ले लो ना, कुछ क्लिक करो, कोई फ्रिक्शन नहीं है तो कॉइन अपनी जगह पे जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। कैस्पल को भी अपना आंसर मिल गया, अब्दुल्ला को भी आंसर मिल गया। इनर्शिया शुड आल्सो बी वेलोसिटी। सर जो आपने सेकंड एग्जांपल दिया कॉइन और कार्डबोर्ड ग्लास, तो उसमें सर इनर्शिया में कौन सी बॉडी है, कॉइन इनर्शिया में है, कार्डबोर्ड या फिर ग्लास? हाँ देखो, कॉइन जो है, कॉइन अपनी इनर्शिया सब अपनी इनर्शिया मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मैंने फोर्स अप्लाई करी वो फोर्स अप्लाई करी है कार्डबोर्ड पर। यस सर। तो टेंडेंसी कार्डबोर्ड की चेंज होगी, कार्डबोर्ड मोशन में आएगा, कॉइन पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, तो कॉइन अपनी जगह रहने की कोशिश करेगा और नीचे गिर जाएगा। सर कॉइन इज इन इनर्शिया। हाँ,
coin is in inertia. कॉइन अपनी इनर्शिया मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है. यस, कॉइन विल मेंटेन इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट. Okay. इसके बाद देखो इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा, अगर एक बॉडी मोशन में है, एक बस मान लेते हैं जो बस मोशन में थी, जल्दी से एग्जांपल्स खत्म करते हैं. बस इन मोशन. बस मोशन में है, v वेलोसिटी से बस जा रही. अब बस मोशन में तो इसकी पूरी बॉडी मोशन में, फीट भी मोशन में है, अपर पार्ट भी मोशन में, सब कोशिश करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन मेंटेन रखने की. अब एक जगह ड्राइवर ब्रेक लगा देता है. ब्रेक लगाने का मतलब है उसने फोर्स अप्लाई की, फोर्स बस पर एक्ट हुई, फोर्स उसके फीट पर एक्ट हुई, तो उसके फीट तो रेस्ट में आ गए. लेकिन अपर पार्ट क्या कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा चलता रहे. अपर पार्ट क्यों रुकेगा, फोर्स तो लोअर पार्ट पर एक्ट करिए, लोअर पार्ट रुक जाएगा, अपर पार्ट कोशिश करेगा इनर्शिया ऑफ मोशन मेंटेन रहे. तो होगा ये, लोअर पार्ट मोशन रेस्ट में आ जाएगा, अपर पार्ट मोशन में रहेगा, तो आपको लगेगा कि फॉरवर्ड एक पुश मिल रहा है आगे गिरने की तरफ, आगे की तरफ. कैसी तो होता है जैसे कार में या बाइक में जैसे ब्रेक लगते हैं, आप फॉरवर्ड एक पुश होता है. उसका रीजन है आपकी बॉडी कोशिश करेगी इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन को मेंटेन करने की और आगे गिरता है. सर मतलब इस एग्जाम्पल में जो पर्सन है वो भी मोशन में है. वो मोशन में. तो देखो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये बस है, बस के अंदर आपने एक आदमी को खड़ा कर दिया, ये पैसेंजर है. बस मूव कर रही, पैसेंजर मूव कर रहा है, उस पैसेंजर के फीट बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में. जैसे बस मूव करेगी वैसे उसके फीट मूव करेंगे. आपने बस पे ब्रेक लगाया समक्ष, जैसे ही ब्रेक लगाओगे तो उसके फीट के साथ क्या होगा, उसके फीट रेस्ट में आ जाएंगे. क्योंकि ब्रेक का मतलब है आपने फोर्स लगाई, फोर्स बस पर एक्ट कर रही है, फोर्स उसके फीट पर एक्ट कर रही है, लेकिन फोर्स उसके अपर पोर्शन पर एक्ट नहीं कर रही. तो अपर पोर्शन तो कोशिश करेगा मूव करने की, लोअर पोर्शन रेस्ट में आ जाएगा. तो एक फोर्स मिलेगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ऐसे होता है ना गाड़ी में, जैसे ब्रेक लगते हैं तो आगे की तरफ गिरते हैं, जिसके लिए उससे बचने के लिए सीट बेल्ट. तो वही कहानी है, आपकी बॉडी, अगर एक कार है ना 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, आप उस कार में बैठे हुए हो, तो आपकी बॉडी चाहती है हमेशा 100 किलोमीटर पर आवर से जाए. आपने जैसे ही ब्रेक लगाए, लोअर पार्ट तो रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट अब भी कोशिश करेगा 100 किलोमीटर पर आवर से. तो होगा यही कि वो एक फॉरवर्ड पुश मिलता है जिससे बचाने के लिए सीट बेल्ट होती है. बस की रिस्पेक्ट में तो वो रेस्ट में है. हाँ, लेकिन ग्राउंड की रिस्पेक्ट में तो मोशन है ना. मतलब ग्राउंड की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं सारी चीजें, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में तो मोशन है, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं. If the card is slowly removed, sir, then why is it inertia observed? अगर इसको स्लोली आप रिमूव करोगे तो कॉइन और कार्डबोर्ड के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो जरूर होगा. यश, तो वो फ्रिक्शन, आपकी जो फोर्स है वो फोर्स इतनी ज्यादा नहीं होगी कि उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाए. तो वो साथ साथ मूव करना शुरू कर दे. फ्रिक्शन समझ लो एक तरह का ना ग्लू की तरह काम करता है, चिपका देता है. अगर आपकी फोर्स बहुत कम है तो वो फ्रिक्शन की वजह से अटैच है, वो साथ साथ चला जाएगा. लेकिन इसमें भी ना, हल्के में भी अगर आप बहुत ज्यादा ग्रीस डाल दो या ऑयल डाल दो, यश, अगर आप ऑयल डाल दो इस कार्डबोर्ड के ऊपर, मूव कराओ कार्डबोर्ड, हल्के भी मूव कराओ, कॉइन गिर जाएगा. फ्रिक्शन ही नहीं. यश, क्लियर हुआ? सारा खेल फ्रिक्शन का है. फ्रिक्शन अब्दुल्ला, तो कास्ट होगी देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम. जितनी कम वेलोसिटी होगी, धीरे धीरे अगर आएगा तो फॉरवर्ड पुश बहुत कम होगा फॉरवर्ड पुश, लेकिन इतना कम होगा कि आप मेजर नहीं कर पाएंगे. मैं तो एक एक करके डाउट्स पर आऊंगा, बहुत बड़ी लाइन है मेरे पास डाउट. अगर बहुत धीरे धीरे कर कार रेस्ट में आएगी तो फिर फॉरवर्ड पुश तब भी होगा, लेकिन इतना कम होगा कि आप उससे ऑब्जर्व नहीं करोगे. ऐसे नहीं कि खत्म हो जाएगा. अच्छा, मेत्री का है, व्हाट इफ द बस स्टॉप्स आफ्टर मूविंग विद द वेलोसिटी एंड द मैन वाज मूविंग फॉरवर्ड विद द सेम वेलोसिटी एंड सेम टाइम.
अब जैसे ही बस रुकती है उसको फॉरवर्ड पुश तो होगा ही होगा। अब वो चलना भी शुरू कर दे तो और ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी। जैसे ही बस रुकती है इस मैन का फॉरवर्ड पुश तो होगा ही होगा। अब वो भागना शुरू कर दे तो और वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सर अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता तो विद द सेम वेलोसिटी, तो सो देखो उसे backward पीछे push जाने की, करता। तुम इधर जाने की कोशिश कर रहे हो है ना, हाँ सर। पुश यहाँ लग रहा है तो गिरोगे पूरी तरह से। अगर तुम्हारी स्पीड ज्यादा है तो आगे बढ़ जाओगे, पुश ज्यादा है तो पीछे गिर जाओगे। सर नहीं, मतलब जब बस स्टॉप करती है तो क्या कहते हैं वो आगे बढ़, मतलब कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था पीछे की तरफ, तो वो क्या कहते हैं उसको बैकवर्ड पुश लगेगा फिर? बिल्कुल लगेगा। जब बस रुक गई ना तो उससे तो बस देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बस। बस की वेलोसिटी के कोरिस्पॉन्डिंग तो पुश फॉरवर्ड ही होगा। अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक पुश है, तो पीछे की तरफ जाएगा। आगे बढ़ने के बावजूद वो पीछे की तरफ पुश फील करेगा। ओके सर। हर्षित मतलब अगर इनर्शिया नहीं होता तो कार्स में एयर बैग्स की जरूरत नहीं होता था। हाँ बिल्कुल नहीं होता हर्षित। जैसे बस से बाहर बॉल फेंकने तो उसका हॉरिजॉन्टल स्पीड इक्वल टू स्पीड होता है ना, अगर बस के अंदर ही बॉल चले तो उसका हाँ कैस्पर बिल्कुल बस के बराबर है। अगर ग्राउंड वाला आदमी देखेगा ना उस बस के उस बॉल के मोशन को, उसे प्रोजेक्टाइल दिखेगा। अगर बाहर वाला उसको देखेगा तो उसे प्रोजेक्टाइल दिखेगा बिल्कुल। तुम अगर ट्रेन में खड़े हुए हो, तुम एक बॉल को ऊपर उछाल रहे हो, तुम्हें लगेगा कि बॉल का मोशन वन डायमेंशनल है, लेकिन जो बाहर ग्राउंड पर खड़ा होगा उसे लगेगा बॉल का मोशन प्रोजेक्टाइल। कैस्पर। चलो भाई बहुत डिस्कशन हो गए इस पे। सर अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करेंगे तो इनर्शिया का इफेक्ट भी चेंज होगा ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम चेंज करेंगे तो इनर्शिया का इफेक्ट बिल्कुल चेंज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और अगर कोई बॉडी के अंदर बिल्कुल भी इनर्शिया नहीं है तो मासलेस होगी। अगर इनर्शिया जीरो दैट मींस मास। सर फ्रेम क्या बोला, फ्रेम क्या होता है सर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी रिस्पेक्ट में ना आप ऑब्जर्वेशंस लेते हो। लाइक आप ग्राउंड पर खड़े हो, आप देख रहे हो एक कार मूव कर रही है, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है। आप एक दूसरी कार में चढ़ जाते हो और किसी कार को देखते हो मूव करते हुए, तो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरी कार हो जाएगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से आप ऑब्जर्वेशन लेते हो। ग्राउंड में खड़े होकर देख रहा हूँ कि एक कार की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है मेरा। मैं एक और कार में चढ़ के बैठ गया जो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, अब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो कार हो। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी हम डिटेल में करेंगे, अभी आया नहीं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो देखो बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। कि भाई डायरेक्शन चेंज ना हो, डायरेक्शन चेंज ना हो दैट मींस बॉडी कैसे मूव करेगी स्ट्रेट लाइन। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बॉडी is to move in straight line. ये बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है कि बॉडी चाहती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करो, ये नेचुरल टेंडेंसी है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आपको फोर्स लगानी होगी, फोर्स नहीं लगाओगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, आपने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग से एक स्टोन बांध दिया, एक स्ट्रिंग ली, स्टोन बांध दिया, मैं घुमा रहा हूँ। जब स्टोन सर्कुलर पाथ में जा रहा है, सर्कुलर मोशन आप सब पढ़ चुके हो, अगर ये स्टोन सर्कुलर पाथ में जाएगा तो स्टोन की वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज होता है। क्यों रहा है ना, स्टोन को मैं घुमा रहा हूँ तो मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा हूँ, मैं इनर्शिया के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। इसकी टेंडेंसी तो थी कि डायरेक्शन चेंज ही ना हो, सीधे चला जाए। पहले वेलोसिटी यहाँ थी, फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो मैं जब भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने की, बार बार फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए। अब मान लो जब स्टोन यहाँ आता है तो स्ट्रिंग टूट जाती है, क्या लगता है तुम्हें कैसे जाएगी स्ट्रिंग? स्ट्रिंग थी, टेंजेंशियल मोशन, घुमाता जा रहा हूँ मैं, हाथ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ सर्कुलर पाथ में, क्योंकि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्शन चेंज होने करने के लिए। कहीं जाकर स्ट्रिंग टूट गई, जहां जाकर स्ट्रिंग टूट गई वहां पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला गया, क्योंकि भाई उसकी तो टेंडेंसी यही थी, वो तो चाहता ही ये था कि स्ट्रेट लाइन में मूव करे। सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए तो हम फोर्स कर रहे थे, जैसे फोर्स खत्म हुई वो स्ट्रेट टेंजेंशियली मूव करे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो दिखाते हैं कि ओके इनर्शिया रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। इसे लिख लो, ये सब चीजें मैं आपको लिख कर भिजवा दूंगा, अब मैं इसको डिक्टेट करने में तो घंटों लग जाएंगे। सर
सर एक बार ये इनर्शिया डायरेक्शन वापस एक्सप्लेन कर दो, मेरा इंटरनेट कनेक्शन वीक हो गया। तो हर बॉडी की ना एक नेचुरल टेंडेंसी होती है टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। मित्री, बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। हर बॉडी कोशिश करेगी कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, उसका डायरेक्शन चेंज ना हो। अगर तुम डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करोगे तो फोर्स अप्लाई करनी है। जैसे एक स्टोन है, उसको मैं सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा हूँ, जब मैं सर्कुलर पाथ पे घुमाऊंगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज होगा। हाथ से फोर्स अप्लाई कर, स्ट्रिंग टूट जाती है, फोर्स तो खत्म हो गई, अब तो डायरेक्शन चेंज हो नहीं सकता। जहां स्ट्रिंग टूटेगी समक्ष कैसे जाना चाहिए इसे? अब क्या सही सर, ये स्ट्रेट जाएगा। स्ट्रेट जाएगा, तो जहां भी टूटेगी उससे टेंजेंशियली, यहाँ स्ट्रिंग टूटेगी तो स्टोन नीचे जाएगा, यहाँ स्ट्रिंग टूटेगी तो स्टोन टेंजेंशियली चला जाएगा। मित्री, हुआ क्लियर है? सर इसी चीज का एग्जांपल ये हो सकता है ना, अगर कोई पैसेंजर बस में खड़ा है और अचानक से बस टर्न लेती है तो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में झटकता है। वो बेसिकली सूडो फोर्स हम एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। वो जो बाहर की तरफ जो जा रहा है ना, वो सूडो फोर्स एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। मतलब वो इस चीज का एग्जांपल नहीं है इसका एग्जाम्पल, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से बहुत मुश्किल होगा समझना। जब सूडो फोर्स करेंगे तो आपको बिल्कुल सीधा दिखेगा, अच्छा बाहर क्यों जा रहा है। ओके सर, थैंक यू। मैत्री इसलिए नहीं जाती ना क्योंकि कार का इंजन है, कार का स्टीयरिंग है, आप कॉन्टिन्यूअसली स्टीयरिंग से फोर्स अप्लाई कर रहे हो। एक बार स्टीयरिंग छोड़ दो, सर एक सेकंड पीछे कर दो, मैं कॉपी कर देता हूं। एक बार स्टीयरिंग छोड़ दो तो कार टेंजेंशियली जाएगी। आप कॉन्टिन्यूअसली सर्कुलर पाथ के लिए स्टीयरिंग से फोर्स अप्लाई कर, आप स्टीयरिंग छोड़ दीजिए तो सीधे जाएगी। ओके सर। ये सामने इट विल फॉल, कहाँ कहाँ, अगर बस एक्सीलरेट नहीं करे ना आमना, तुम्हारे हाथ में आएगा। ट्रेडमिल, ट्रेडमिल में तुम तो सीधे चल रहे हो ना। वो एक अलग बात है कि ट्रेडमिल की जो मोटर है वो घूम रही है। क्योंकि आमना, अगर तुमने एक स्टोन, एक एक करके आते हैं, पहले गौरव पर आ जाते हैं। ट्रेडमिल पर तो तुम तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे हो, ट्रेडमिल की मोटर है जो घूम रही है, तो वो डायरेक्शन तो नहीं होगा, तुम्हारा तो स्ट्रेट लाइन ही था, तो कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे थे ट्रेडमिल। मोटर का जरूर हो सकता है कि मोटर पे कोई डस्ट पार्टिकल रख दो, और जब तक वो डस्ट, जब मोटर घूमना शुरू करेगी तो डस्ट पार्टिकल टेंजेंशियली चला जाएगा, क्योंकि डस्ट पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करेगा। आमना का क्वेश्चन था, अगर एक मूविंग बस में आप स्टोन को अपवर्ड्स थ्रो करेंगे तो वो पीछे गिरेगा। नहीं, जब आपने स्टोन को अपवर्ड्स थ्रो किया ना आमना, जो वेलोसिटी आपकी थी बस की वजह से, वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल स्टोन की थी। आप भी आगे जा रहे हो, स्टोन भी आगे जा रहा है। जो वेलोसिटी आपकी थी, अगर आपने एक स्टोन को ऊपर थ्रो किया तो जो वेलोसिटी आपकी थी आगे जाने की, वही वेलोसिटी तो स्टोन की भी थी। मान लो बस की वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, आप बस में खड़े हो, आपकी भी 100 मीटर पर सेकंड, आपके हाथ में स्टोन है, स्टोन की भी 100 मीटर पर सेकंड, स्टोन आपके हाथ नहीं आ जाए। मतलब उसको वर्टिकली थ्रो करें तब भी? जी, उसी स्टोन को अगर वर्टिकली थ्रो किया है क्या? वर्टिकली थ्रो किया तब भी। मैत्री, तुम्हारे हाथ में तो था स्टोन, जब फेंका तब तुम्हारे हाथ में था, तुम बस में थी, तुम्हारे। सर तो बस चल रही थी ना? हाँ, बस चल रही है, तुम भी मूव कर रहे हो बस के साथ, स्टोन तुम्हारे हाथ में, स्टोन भी मूव कर रहा है। जब तुमने स्टोन को फेंका तो स्टोन के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रही ना। जब आपने स्टोन को अपवर्ड्स थ्रो किया था तब स्टोन तुम्हारे हाथ में था, तुम बस के साथ मूव करेंगे इस डायरेक्शन, तुम्हारे पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी तो होगी, तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टोन के पास भी है। जब आप आगे बढ़ेंगी तो स्टोन भी आगे बढ़ेगा और हाथ में वापस आ जाएगा। यस सर। जब ग्राउंड वाला देखेगा आपको लगेगा कि स्टोन ऊपर जाकर नीचे आया है, लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा होगा, बस के अंदर देख रहा होगा, उसे देखेगा कि स्टोन ऐसे गया। सर इसका मतलब जो चीज हम सोच रहे थे कि स्ट्रेट लाइन हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली पैराबोला हो रहा है। फ्रेम पर डिपेंड करता है। अगर एक्सेलरेट करेंगे आमना तब पीछे गिरेगा। तुमने उसको फेंका, जब स्टोन को फेंका तुम्हारे हाथ में नहीं था, तुम आगे बढ़ गए, स्टोन पीछे जाएगा। बस के बाहर थ्रो करेंगे, हाँ, तब तो पीछे जाएगा।
सर अभी आपने क्या बोला कि इसमें बोला कि ये कहते हैं पी बैकवर्ड्स जाएगा। हमने कहा था अगर एक्सेलरेट करेगा, अगर बस एक्सेलरेट कर रही है तो स्टोन एक बैकवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सोलर फोर्स और पीछे, क्योंकि जब तुमने फेंका तो मान लो 2 मीटर पर सेकंड थी, बस एक्सेलरेट कर गई 3 मीटर पर सेकंड, बेचारे स्टोन की तो हॉरिजॉन्टल 2 ही है, तुम्हारी 3 हो गई, तुम आगे निकल गए, स्टोन तुम्हारे पीछे गिर जाएगा। यस सर। हाँ ना, बाहर फेंकोगे तो पीछे जाएगा। चलो इनर्शिया खत्म हो गया, अब देखो जल्दी से मोमेंटम। So momentum is basically amount of motion in a body. Momentum is amount of motion in a body. So if you have a body of mass m, it's moving with a velocity v. तो इसका जो momentum होगा, that momentum is the product of mass and velocity. So momentum is the product of mass of body and its velocity. P is equal to mv. That's momentum. Momentum is a vector quantity. डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है. डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी. जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम. इसकी जो एसआई यूनिट होगी मोमेंटम की, इट्स एसआई यूनिट इज मास इज केजी, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड. So SI unit is kg meter per second. This is SI unit of momentum. अब यहाँ पर न्यूमेरिकल्स तो सिर्फ मोमेंटम पर नहीं आते, न्यूमेरिकल तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आएंगे. ग्राफ पूछ लेते हैं. ये है ना P is equal to mv. वो कहता है मास कांस्टेंट है, ग्राफ प्लॉट करो. तो P is directly proportional to V. तो जब तुम P versus V ग्राफ प्लॉट करोगे, this is V and this is P. So graph will be a straight line, linear relation. P is equal to mv, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो मोमेंटम होगा वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सो दिस इज मास एंड दिस इज मोमेंटम. तो जो ग्राफ होगा दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. P is equal to mv. मैं आपसे कहता हूं P कांस्टेंट है, तो यहां से m आ जाएगा P by v. m is inversely proportional to v. जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे वेलोसिटी वर्सेस मास ग्राफ, जो आपने कहा है कि इसमें मोमेंटम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सर इसका एग्जांपल क्या होगा? मोमेंटम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. भाई देखो, आप एक रॉक ले लो 1 kg की, एक स्टोन लो 1 kg का, एक स्टोन लो 100 kg का, दोनों को सेम वेलोसिटी से मूव कराओ, किसे रोकने के लिए ज्यादा फोर्स देनी होगी? ये सर जिसका ज्यादा वेट है, इसका ज्यादा मास है, उसके अंदर ज्यादा मोशन था, तो ज्यादा मोमेंटम. सर आप दो अलग अलग चीज का मास कर रहे हैं. क्या क्या हर्षित, दोबारा बताओ. सर नहीं, मैं सोच रहा था कि आप एक ही चीज के मास के बढ़ने की बात कर रहे हैं. नहीं, अगर मास बढ़ा भी दोगे ना, वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हो, तो मोमेंटम बढ़ जाएगा. ओके सर, लेकिन वो करेंगे कैसे? जैसे रॉकेट में होता है, रॉकेट का मैक्सिमम मास उसके फ्यूल का होता है, तो रॉकेट में जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता जाता है, मास कम होता चला जाता है. ओके सर. बलून ले लो, एयर फिल कर दो, बलून का मास एयर के मास है बेसिकली. जैसे जैसे एयर बाहर निकलती जाएगी, मास कम होता चला जाएगा, प्रोवाइडेड. हाँ अब्दुल्ला, इफ मोमेंटम इज कांस्टेंट, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है देन मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. ये पैराबोलिक नहीं है, हाइपरबोलिक है. सिखाया था मैत्री 3 दिन पहले कि अगर रिलेशन ऐसा होता है y इज प्रोपोर्शनल टू x, 2 ही क्लासेस हुई हैं, तो पैराबोलिक पाथ. याद रखो अब चीजें, वरना बड़ी परेशानी होगी. पूरे साल में उस स्पीड में नहीं पढ़ा सकता जैसे काइनेमेटिक्स पढ़ाया था, वरना दिसंबर में भी जाकर 3rd चैप्टर तक ही होगा. अरे P कांस्टेंट, तो M is equal to P by V. M is inversely proportional to V. सिखाया था ना, Y अगर inversely proportional to X है, तो X बढ़ाओगे तो Y कम होगा. तो वहां हमने नेचर ऑफ ग्राफ भी प्लॉट किया था कि नेचर ऑफ ग्राफ होता है हाइपरबोलिक ग्राफ. तो यहाँ ग्राफ का नेचर हाइपरबोलिक होगा.
बच्चों कुछ तो पुराना याद रखना सर होगा। तो इसमें मास डिक्रीज होगा ना? उसमें हाँ, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रोवाइडेड मोमेंटम इज कांस्टेंट। चलो जैसे मैं रब कर रहा हूं, मोमेंटम के बाद देखो न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए सेकंड यूनिट रिवाइज करते रहिए, थर्ड और फोर्थ चैप्टर बहुत यूज होगा, मतलब कहीं ना कहीं तो मैं उसे यूज किया करूंगा। अच्छा आपने लिखा नहीं। सर अगर मान लीजिए एक रेसर है, वो बहुत बार बार अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो क्या वो अपने मास में डिक्रीज होगा क्या उसका मास? कौन कौन वेलोसिटी इंक्रीज करे? एक रेसर है। अच्छा, लेकिन उसका मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी बढ़ा रहा है तो मोमेंटम भी बढ़ रहा है। मास तब कम होगा जब मोमेंटम उसका किसी तरह से कांस्टेंट रखने की कोशिश करो। अगर तुम यहां से रिलेट करना चाह रहे हो ना, तो अगर उसका मोमेंटम कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा तो मास कम करना होगा। लेकिन यूजुअली अगर वो भाग रहा है बहुत तेजी से तो मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक मजे की चीज और है, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट भूल जाओ, मास स्पीड के साथ वेरी करता है। तुम जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करोगे मास उतना ज्यादा होगा। बट डे टू डे लाइफ में जितनी हमारी स्पीड होती है 200-300 मीटर पर सेकेंड, 300 किलोमीटर पर आवर, उसमें मास में जो इंक्रीमेंट आएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन अगर स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास पहुंच जाए तो मास आपका 10 टाइम्स 100 टाइम्स हो जाएगा। ओके अब्दुल्ला, कोई इशू नहीं, रिकॉर्डिंग होगी लास्ट, बस ये हाफ एन आवर वहां से कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ने आपको बताया फोर्स क्या है। तो इन वन लाइन, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एजेंट दैट कैन चेंज इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। समझ क्लियर है? फोर्स वो एजेंट है जो बॉडी की इनर्शिया चेंज कर देगा। जो भी एजेंट बॉडी की इनर्शिया चेंज कर देगा उसे हम फोर्स कहते हैं। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने आपको बताया व्हाट इज फोर्स। फोर्स है क्या बेसिकली? फोर्स वो है जो इनर्शिया चेंज कर देता है। न्यूटन का सेकंड लॉ बताएगा कि फोर्स कैसे कैलकुलेट करें। तो न्यूटन सेकंड लॉ ने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिया। इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, दैट वाज गिवन बाय न्यूटन सेकंड। तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी is proportional to rate of change of momentum। इसका मतलब है मान लीजिए कोई इंस्टेंट था, टाइम इंस्टेंट t1, इस पर बॉडी का मोमेंटम है p1। एक और टाइम इंस्टेंट ले लिया t2, इस पर बॉडी का मोमेंटम है p2। सो इन टाइम इंटरवल डेल्टा t विच इज t2 माइनस t1, ये टाइम इंटरवल अगर हमने ले लिया t2 माइनस t1, मोमेंटम में जो चेंज आएगा, चेंज इन मोमेंटम, change in momentum delta p is p2 minus p1। so time interval delta t में बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आया, that change is delta p। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो एक्सटर्नल फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होगी, मींस चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम।
तो फोर्स सिर्फ इस पर नहीं डिपेंड करेगी कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ, इस पर भी डिपेंड करेगी कितनी तेजी से चेंज हुआ। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी तेजी से मोमेंटम चेंज हो जाएगा, जितनी कम फोर्स होगी उतना कम रेट से मोमेंटम चेंज होगा। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे आप एक कांस्टेंट यूज करेंगे के, सो एफ एक्सटर्नल इज के डेल्टा पी ओवर डेल्टा पी। इन ऑल यूनिट्स, हर यूनिट के अंदर इस के की वैल्यू 1 होगी। तो ये एक्सटर्नल फोर्स आ गया, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज change in momentum divided by time interval. So that is external force, this is rate of change of momentum, change in momentum divided by time interval. ये external force है जो बॉडी पर एक्ट करे, न्यूटन सेकंड लॉ। अब यहाँ मुझे एक्सप्रेशन देखकर बता, यहाँ तक बताओ मुझे कोई प्रॉब्लम, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करूँ। समक्ष सर पीयूष, हाँ सर प्रोपोर्शनल कौन सा हुआ, डायरेक्टली या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली, डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्ट। सर इस चीज का मतलब क्या हुआ, इन ऑल यूनिट के इक्वल्स 1? SI, CGS, MKS कोई भी यूनिट ले लो के हमेशा बना दो। कोई भी यूनिट ले लो के हमेशा बना दो। आयुष, समक्ष, भाई देखो अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे ना तो ये चैप्टर भी छूट जाएगा। अब्दुल, अंश, सर वो नीचे फॉर्मूलाज है ना, इन टाइम इंटरवल और चेंज इन मोमेंटम। हाँ कि टाइम T1 से T2 जा रहा है ना, तो टाइम इंटरवल कितना होगा, डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे, T2 माइनस T1। इंटरवल ऐसे निकालेंगे, फाइनल इंस्टेंट माइनस इनिशियल। मोमेंटम में कितना चेंज आया, P1 से चेंज होकर मोमेंटम P2 हो गया, तो जो चेंज आया मोमेंटम में दैट इज P2 माइनस। सर वो ऊपर क्या लिखा है ये FEXT? हाँ FEXT, EXT मींस एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से जो फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रही है वो एक्सटर्नल फोर्स है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल। भाई देखो जैसे थोड़ी देर में मोबाइल फोन होता है ना स्लीप मोड पे चला जाता है, इंटरनेट स्लीप मोड, लैपटॉप आपका, कंप्यूटर स्लीप मोड पे चला जाता है, ऐसे दिमाग आपका स्लीप मोड पे चला जाता है। क्वेश्चंस पूछते रहो, रिस्पॉन्ड देते रहो, वो जागता रहेगा, वरना वो चला गया एक बार स्लीप मोड पे तो बड़ी परेशानी हो। सर हाँ वो आपने पहले का क्वेश्चन था, बस से बॉल को बाहर फेंकोगे ना सर, बस का खुद का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से अगर एयर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे और एक्सीलरेशन बस का 0 होगा तो पैसेंजर को बॉल स्ट्रेट लाइन जाता हुआ दिखेगा ना सर मुझे। दिखेगा वो वर्टिकली पीछे तभी जाएगा जब वो बस का कुछ एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो जब बस का एक्सीलरेशन आ जाएगा तो ऐसा होगा कि उसको वो ऐसे जाती, बस तो आगे निकल जाएगी। ये बस है क्या ना, ये 10 मीटर पर सेकंड से जाएगी। यहाँ एक ऑब्जर्वर है अंदर बस के, वो फेंकता है, बॉल ऐसे जाएगी, ऊपर जाएगी और उसके हाथ में आ जाएगी। अब अगर वो इसी बॉल को खिड़की से हाथ निकाल कर बाहर फेंकता है, यही कह रहे हो ना, विंडो से बाहर निकाले और ऐसे, हाँ जी, तब भी उसको दिखेगी। लेकिन जो ग्राउंड पर खड़ा होगा उसे बस ऐसे, इसे स्टोन ऐसे आता हुआ दिखेगा। उसको अगर बाहर फेंकोगे तो स्टोन पीछे की तरफ जाएगा ना सर, अगर बस का एक्सीलरेशन होगा तो। अगर बस अभी तो बात थी कि बस एक्सेलरेट नहीं कर रही, अब अगर बस एक्सेलरेट आ गई, ये तो कहानी तब थी स्ट्रेट लाइन जब एक्सेलरेट नहीं कर रही, लेकिन अब तुम कहते हो तुम बस को एक्सेलरेट करा दो, तो बस में ऐसे समझो ना, जब तुमने स्टोन को थ्रो किया तो बस की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, स्टोन बेचारा ऊपर गया, बस एक्सेलरेट कर रही है, वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, तो क्या स्टोन दोबारा हाथ में आ सकता है? नहीं, आगे निकल जाओगे, स्टोन पीछे गिर जाएगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो हाथ में आ जाएगा। अच्छा ओके सर। इस चीज को हम एक और तरह से देखेंगे, एक्सेलरेशन को, जब सूडो फोर्स पढ़ेंगे कि उस स्टोन पर एक बैकवर्ड सूडो फोर्स एक्ट करेगी, वो भी देखेंगे।
सर इस इंटरवल में जितना डिस्टेंस स्टोन ने कवर किया होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी से निकल सकता है ना? हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। एफ एक्सटर्नल आ गया डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा होता है ना, दिस इज एन एवरेज क्वांटिटी। डेल्टा आ रहा है, दैट मींस एवरेज क्वांटिटी। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस फोर्स चाहिए किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, अगर मुझे कैलकुलेट करना है फोर्स कितनी हो, इंस्टेंटेनियस फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स के लिए आप सिर्फ इतना करोगे कि जो एफ एक्सटर्नल है यहाँ आप लिमिट लगा दोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 विच इज डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। लिमिट लगाने से ये जो डिवीजन था ये डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया डीपी ओवर डीटी। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। तो ये जो फोर्स है दिस इज इंस्टेंटेनियस, और ये जो था दैट वाज एवरेज फोर्स। अच्छा, बीच में एक क्वेश्चन मैत्री ने पूछा था, सी शुरू होता है के कहां से आया? मैत्री, कांस्टेंट को तुम के लिख दो, सी लिख दो, मर्जी है। तुम तो यार कभी कभी मैत्री ऐसी बात करती हो जैसे आज तुमने ज्वाइन किया। डायमेंशन पढ़ा था मैत्री? यस सर। डायमेंशन में याद है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला? सर हाँ याद है। बनाना हो गया ना, वहां प्रोपोर्शनली का साइन हटा के कांस्टेंट के ही लिख दो। हाँ सर, नहीं मतलब मैं ये जानना चाहती थी कि के कहाँ से आया, मतलब कांस्टेंट के लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, बी लिख देते हैं, कांस्टेंट को के लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एफ एक्सटर्नल इज डीपी ओवर डीटी। अब आप यहां से जाओ तो और कुछ एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। देखो, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगी, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज रेट ऑफ डी ओवर dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास कांस्टेंट अलग कर दीजिए, मास कांस्टेंट अलग ले जाओ, तो ये आ गया d ओवर dt ऑफ वेलोसिटी। सो d ओवर dt ऑफ वेलोसिटी जो होगा दैट इज एक्सेलरेशन। dv over dt is acceleration. So जो external force है, that external, अच्छा अब इसमें हम कुछ चीजें और करते हैं। जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था, भाई आप में से कौन है जिसे डिफरेंशिएशन नहीं आता? क्योंकि मुझे उसे आज ही सिखाना पड़ेगा, शाम वाम में कभी। मेरे को नहीं आता। मुझे एक बार टेक्स्ट कर दो, मैसेज कर दो जल्दी से, कौन किस किसको नहीं आता डिफरेंशिएशन, क्योंकि मुझे सिखाना पड़ेगा, बिना इसके तो परेशानी हो जाएगी। किस किस को नहीं आता? आयुष समक्ष को नहीं आता। ओके, आयुष डिफरेंशिएशन आता है? तो देखिए d ओवर dt ऑफ mv, mv को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन m है, दूसरा फंक्शन v। तो आप ये कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक बार में एक डिफरेंशिएट होता है, दूसरा सेम रहता है। तो m एज इट इज रहा, v को आपने डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस v एज इट इज रहा, m को आपने डिफरेंशिएट कर दिया। जब आप प्रोडक्ट रूल लेते हैं तो एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, दूसरा एज इट इज रहता है। तो mv को डिफरेंशिएट कर रहे हो, m रहा, d को डिफरेंशिएट कर दिया, v रहा, m को डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ जो dm ओवर dt है, मोमेंटम का फॉर्मूला लिख दिया ना, p मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, अभी तो पढ़ा था लास्ट सेक्शन में। मोमेंटम मैत्री, यहाँ p है ना मोमेंटम, मोमेंटम की वैल्यू रख दी मास इनटू वेलोसिटी। ये था ना मैत्री, f एक्सटर्नल इज dp ओवर dt, p मोमेंटम है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मोमेंटम की जगह मैंने मास इनटू वेलोसिटी रख दिया, सो d ओवर dt ऑफ mv आ गया।
इसे डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल यूज किया, एक बार में एक डिफरेंशिएट होगा, m को एज इट इज छोड़ा, v को डिफरेंशिएट किया, v को एज इट इज छोड़ा, m को डिफरेंशिएट किया। अगर मास कांस्टेंट है, सर यहाँ पे आपने ये क्या किया है कि आपने प्रोडक्ट रूल क्यों अपनाया है? क्योंकि मास तो कांस्टेंट है ना। जरूरी नहीं हमेशा मास कांस्टेंट, मास वेरी भी कर सकता है। रॉकेट है, बलून है, मास वेरी करता है। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है फोर्स का। सर डिफरेंशिएशन का समझाओगे? हाँ समझ, मैं आज देखता हूँ, आज अगर 8:30 पॉसिबल हो पाया। सर 8 o'clock में ऑलरेडी ट्यूसडे में 8-9 को नेक्स्ट वीक मैं बताता हूँ, समझ कॉल करते हैं फिर बताता हूँ। सर अगर हम कोई कार की बात कर रहे हैं, रॉकेट की बात नहीं कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं, तो भी हम ये प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं ना, क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ आगे। अगर मास कांस्टेंट है तो dm ओवर dt कितना आ जाएगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो जो F एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल जो फोर्स होगी दैट इज m dv ओवर dt होगी, और इस dv ओवर dt को हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो dv ओवर dt की जगह एक्सेलरेशन लिख दीजिए। तो यहाँ जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये आप तभी यूज करेंगे जब बॉडी का मास कांस्टेंट, ये सिर्फ तब वैलिड, जनरल फॉर्मूला ये। हाँ हर्षित, अब बताओ क्या कह रहे हैं। अभी जो आपने किया कि आपने dm by dt को 0 रख दिया, जब हम यूजुअली जो क्वेश्चन करते हैं, जैसे सपोज 5x स्क्वायर है तो हम उसमें जब 5 को बाहर लाते हैं सर, उसमें यही करते हैं ना कि कांस्टेंट वाले टर्म को 0 रख देते हैं। जी वही चीज है। ओके सर, समझ में आ गया सर, आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता था ना कि मुझे तो दोनों कंडीशंस चाहिए थी, मास जब वेरिएबल भी हो और मास कांस्टेंट भी हो। तो ये तब आ गया जब मास वेरी करेगा, ये तब आ गया जब मास कांस्टेंट रहेगा। सर लेकिन अगर हम कोई कार की बात कर रहे हैं, सर वो मूव कर रही है, तब भी उसका फ्यूल जा रहा है, सो मतलब उसका माइन्यूट सा मास लॉस तो हो रहा है सर, और हम बात भी इसकी कर रहे हैं, डी के टर्म्स में कर रहे हैं सर, तो उसे काउंट नहीं करेंगे? काउंट नहीं करते। अगर कार का मास है मान लो 100 kg, 200 kg, फ्यूल गया 5 ग्राम 6 ग्राम, मैटर नहीं करता सर। लेकिन हम बात भी तो बहुत माइन्यूट चेंज ही कर रहे हैं ना, जैसे डीएम कह रहे हैं ना, वो डीएम भी चेंज नहीं हो रहा है। मतलब उस चेंज को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलते हैं। उस चेंज को हम लेते हैं जब हम रॉकेट की बात करें, तो कभी तुम्हें फ्यूल का मास देगा ही नहीं। अगर वो फ्यूल का मास दे दे तो तुम जरूर ये यूज करो। तो मान के चलता है कि फ्यूल को ले ही नहीं रहा, मास कांस्टेंट है बिल्कुल कार। अगर फ्यूल का मास दे दे तो जो तुम कह रहे हो हर्षित वो सही है, वैसे ही करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। तो सर अगर दो बॉडीज हैं, दोनों का मास 1 kg और 1 kg है, और दोनों को मैं किसी फोर्स से मतलब उसमें प्रोपेल करता हूँ दोनों को सेम डायरेक्शन में, कि वो आपस में एक दूसरे के सामने आके कोलाइड हों, पर उनकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो कोलाइड होने के बाद उनको मतलब मूव करना चाहिए ना अपोजिट डायरेक्शन में, पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। फिर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 into 0 तो 0 होता है। अच्छा, पहली चीज ये कि अगर आप दो बॉडीज पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो मानस, है ना, तो फोर्स की वजह से दोनों की वेलोसिटीज इंक्रीज होगी, राइट? यस सर। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, वेलोसिटी बढ़ेगी जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। या आप ये कहो कि आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। दोनों केसेस ले लेते। मान लीजिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रही है, सेम अमाउंट से बढ़ रही है। जब ये कोलाइड करेंगे, यहाँ जब कोलिजन होगा, ये कोलाइड कर गए, कोलाइड करने के बाद एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन दोनों की वेलोसिटी सेम थी। अब डिपेंड करता है कि ये कोलिजन है कैसा, ये कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक। अगर ये कोलिजन इलास्टिक होगा तो हर हाल में बॉडीज कोलाइड करेंगी और वापस चली जाएंगी। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है जहां एनर्जी में लॉस नहीं हो, तो ये कोलाइड करेंगी और वापस चली जाएंगी। लेकिन अगर ये कोलिजन इनइलास्टिक है जहां एनर्जी का लॉस होता है, तो फिर ये बॉडी कोलाइड करेंगी, और कोलाइड करने के बाद अगर दोनों एक दूसरे, देखो कोलाइड करने से पहले एक का मोमेंटम 2 इधर था, दूसरे का 2 - 2 इधर था, तो कोलाइड करने से पहले भी नेट मोमेंटम 0 था। मानस समझ में आ रहा है? ऐसा एक और बार रिपीट कर देंगे, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी। जो दो बॉडीज मूव कर रही है ना नॉन इलास्टिक के बाद से,
सो मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि इनका जो कोलिजन है, दो तरीके हो सकते हैं, कोलिजन इलास्टिक भी हो सकता है और इनइलास्टिक। अगर कोलिजन इलास्टिक था तो ये कोलाइड करेंगे और रिबाउंड हो जाएंगे, बिल्कुल हर हाल, क्योंकि एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर ये इनइलास्टिक है जहां एनर्जी में लॉस हो सकता है, तो ये कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने से पहले मोमेंटम देखो कितना था, एक बॉडी राइट में आ रही थी तो मोमेंटम 2 था, दूसरी लेफ्ट में जा रही है उसका मोमेंटम -2 था। तो कोलाइड करने से पहले टोटल मोमेंटम कितना था, 0। कोलाइड करने के बाद जब ये रुक जाएंगी तब भी तो टोटल मोमेंटम 0 होगा, मोमेंटम तो अब भी कंजर्व रहा, लेकिन एनर्जी में लॉस हो गया। वो एनर्जी में लॉस हीट या साउंड की फॉर्म में जाएगा। इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो या तो बॉडीज हीट अप हो जाएंगी, या कोलाइजन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ वो हीट या साउंड की टर्म्स में बाहर निकला। अब बताओ मानस और क्या कह रहे हो? ठीक है सर, समझ गया सर। एक और क्वेश्चन था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मेरा। तो अगर एक मतलब राउंड एक बॉल है, मेटल बॉल, उसको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर हम रोल करेंगे तो वो एक इंस्टेंट मतलब पॉइंट पे आने के बाद रुक जाएगी क्या? फ्रिक्शनलेस सरफेस पर तभी नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं है, देखो खुद तो रुक ही नहीं सकती ना। ये चलो अच्छा वो मानस ने पूछ लिया, भाई बाकी लोग भी सुनो इस क्वेश्चन को। अगर मैं एक बॉल लेता हूँ और उस बॉल को मैं फेंक देता हूँ, और मैंने ऐसे रीजन में फेंका जहाँ फ्रिक्शन नहीं, कोई फोर्स ही नहीं, तो उस बॉल के साथ क्या होगा? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे इनर्शिया चेंज नहीं होगा। तो वो बॉल हमेशा उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी विद द सेम वेलोसिटी। ये चीज स्पेस में होती है। अर्थ की सरफेस के बाहर निकल जाओ, ना एयर है ना कोई और फ्रिक्शन, बॉडी को फेंक दो, ऐसे फेंकोगे किसी के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में ना है, तो वो बॉडी हमेशा उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से मूव करेगी। सर इसका मतलब अगर हम उस बॉल को जमीन पे पटकते हैं, मतलब बम होती है, तो बम करती रहेगी? हाँ बिल्कुल करती रहेगी, अगर कोलिजन इलास्टिक है, एनर्जी में लॉस नहीं होता। मतलब हर टाइम सेम। ये दो चीजें हर्षित तुमने मिस कर दी, बता दी। मानस ने जो पूछा था उसमें कोलिजन नहीं था। मानस का जो बाद में क्वेश्चन था, बॉल को फेंक दिया, मूव करती जा रही है, कोलाइड नहीं हो रहा। तो वहां तो सिर्फ एक फैक्टर आता है, फोर्स नहीं है तो बॉडी मूव करती रहेगी। लेकिन तुमने कोलिजन भी ले आए, तो अब वहां पर एक कॉन्सेप्ट और आ जाएगा कि वो कोलिजन ऐसा होना चाहिए जहाँ एनर्जी लॉस ना हो, तो हमेशा बाउंस करती रहेगी। तो जो उस मैंने बॉल में हाँ, उस बॉल में रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा क्या? तुम रोलिंग फ्रिक्शन कंसीडर करना चाह रहे हो? तुम कह रहे थे हाँ, अगर रोलिंग फ्रिक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो वो सरफेस में थोड़ा लगता है, वो तो सरफेस बोल रहा था ना, सब फ्रिक्शनलेस है, रोलिंग फ्रिक्शन तो होगा इसमें। तो रोलिंग फ्रिक्शन है तो कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी। मैं तो रोलिंग फ्रिक्शन भी नहीं ले रहा। रोलिंग फ्रिक्शन है, कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, लेकिन जीरो नहीं होता। तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, बहुत टाइम के बाद ही सही रुक जाएगी, वेलोसिटी में चेंज आएगी। हाँ, और भी कोई कुछ पूछ रहा था? एक्सक्यूज मी सर, मेरा तो अनुभव का। हाँ तो अगर मान लीजिए बॉडी जा रही है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, ठीक है। ठीक है, चलती जाएगी वो, अगर उसमें एयर रेजिस्टेंस आ गया तो कितनी देर बाद रुकेगी? दैट डिपेंड्स कि बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, एयर फ्रिक्शन कितना था, तुम कैलकुलेट कर सकते हो। हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन सॉल्व भी करा था जिसमें एयर फ्रिक्शन लिया था। ये इक्वेशन है v is u plus at, फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन कितना है वो ले लो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल 0 ले लो, टाइम आ जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, मतलब वो एक टाइम के बाद जाके रुक जाएगी अगर एयर फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं तो? हाँ बिल्कुल रुक जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। मेत्री का है बट वो तो आइसोलेटेड सिस्टम में होगा, वरना उसे कुछ। हाँ बिल्कुल, मेत्री आइसोलेटेड सिस्टम ही तो ले रहे हैं हम, यही तो कह रहे हैं कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं, दैट मींस आइसोलेटेड, कुछ नहीं है उसके अलावा। फिजिक्स में आइसोलेटेड का मतलब ही यही होता है कि एक्सटर्नल फोर्स ही होता है। अब्दुल हन्नान सर, अगर एक बॉल को बाउंस करेंगे स्पेस में तो वो बाउंस करके स्ट्रेट जाएगी। बाउंस के लिए तो कोलिजन, अगर तुम्हारा मतलब बाउंस से अब्दुल हन्नान, तो बाउंस के लिए तो कोलिजन की जरूरत है। मान लो तुमने किसी चीज से कोलाइड करा दिया और छोड़ दिया, जब वो ऊपर जाएगी तो सही बात है, वो स्ट्रेट चलती चली जाएगी, कभी नहीं रुकेगी, स्ट्रेट चलती चली जाएगी, नहीं रुकेगी। अच्छा अब देखो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। भाई और बताओ, इसमें और कोई डाउट है किसी का? एक्सटर्नल फोर्स सर, हाँ तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को गिराते हैं वैक्यूम में, ठीक है, तो क्या वो एक टाइम में पहुंचेंगे नीचे? हाँ बिल्कुल एक टाइम पे, सेम हाइट से गिराएंगे तो? बिल्कुल सेम टाइम पे, बिल्कुल कोई चेंज नहीं।
मास कितना भी हो इनका सेम टाइम पर करते हैं। समक्ष, अंश, अंशिका, अनुभव, डाउट्स कुछ? नो सर। सर हाँ एक्सक्यूज मी सर। सर ये सर टॉपिक अगर ये f external is equal to ma इसमें acceleration वेरिएबल है, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो कोई बात नहीं, फोर्स वेरिएबल होगी। एक्सेलरेशन अगर टाइम का फंक्शन तो फोर्स भी टाइम सर का। वेरिएबल हाँ। नॉन यस सर। अगर एक्सेलरेशन वेरी करेगा ना तो इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो आपकी फोर्स भी वेरी करेगी, फोर्स भी टाइम का फंक्शन होगा। जैसे जैसे एक्सेलरेशन वेरी करेगा वैसे वैसे फोर्स वेरी करती चली जाएगी। फॉर्मूला आप यही यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। समक्ष अब आप बताइए क्या पूछा था? समक्ष कुछ पूछ रहे थे? सर मेरे को एक क्वेश्चन था फ्रिक्शन के ऊपर। हाँ बोलो मानस। सर अगर एक बॉडी हम एक पर्टिकुलर हाइट से स्लोप में मतलब रोल कर रहे हैं, रोल डाउन हो रही है वो बॉडी, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक में चेंज होगी, तो वो बॉल तो तब रुकेगी ना जब मतलब काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली बर्न आउट हो जाएगी, तो इसमें फ्रिक्शन तो आ ही नहीं रहा है। आएगा। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये बॉडी है, रोल करती हुई नीचे आ रही है। ये यहाँ रुकती थोड़ी ना है, आगे भी तो चली जाएगी सरफेस पर। मानस यहाँ क्यों रुकेगी, ये तो आगे बढ़ती चली जाएगी। हाँ सर वही, मतलब आगे जब बढ़ रही है तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन की वजह से रुकेगी या इसलिए रुकेगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई बॉडी की? खत्म कहाँ हुई काइनेटिक एनर्जी? तो यहाँ अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, उसी काइनेटिक एनर्जी से आगे जाता रहेगा। रुकेगी तो तब जब फ्रिक्शन होगा जो इसे रोक देगा, या कहीं कोई कोलिजन हो जाए इनेलास्टिक, वरना नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। स्लोप से फेंको, फिर स्लोप से नीचे आती जाएगी और उसके बाद इधर मूव कर जाएगी। रुकेगी तब मानस जाके जब फ्रिक्शन हो। हाँ मानस। हाँ सर, हाँ समझ गया। मैत्री ऐसा क्यों, वो मास पर डिपेंड क्यों नहीं है? मैत्री मास का सिग्निफिकेंस है, ये कहाँ मैंने कि मास का सिग्निफिकेंस नहीं है स्पेस में। भाई दो बॉडीज हैं, एक 2 kg की बॉडी है, एक 200 kg की बॉडी, दोनों को फेंका, सेम फोर्स अप्लाई करी, ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये ज्यादा मोमेंटम से वेलोसिटी से मूव करता रहेगा स्पेस में, ये कम वेलोसिटी से मूव करेगा स्पेस में। मास का तो सिग्निफिकेंस है, मैं क्या कह रहा हूँ कि मास का सिग्निफिकेंस नहीं। फोर्स तो डिपेंड कर ही रही है मास पर, मोमेंटम भी डिपेंड कर रहा है मास पर, मास का तो सिग्निफिकेंस है ही हर जगह। बेहतरीन। हाँ फर्स्ट वाला पहले पहुंच जाएगा, अगर कोई जगह तुमने फिक्स करी हुई है, कम टाइम लगेगा, राइट? बिल्कुल कम टाइम लगेगा। हम तो सिर्फ स्पेस में ये बात कर रहे थे कि रुकेगा नहीं, कुछ भी वेलोसिटी और रुकेगी नहीं, बॉडी मूव करती रहेगी हमेशा। समक्ष तुम्हारा कोई डाउट है? आज तो सब बेसिक डिस्कशन में ही निकल गया सारा टाइम। सर वो पहले आया था डिफरेंशिएशन सर, उसके आगे पीछे का पार्ट मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, बट मैं नोट डाउन कर लिया। कौन सा वाला समक्ष एक बार और बोलो यार, तुम्हारी आवाज बहुत हल्की हो जाती है। सर वो डिफरेंशिएशन का जो आप पार्ट कर रहे थे, डेल्टा और डीपी वाला, डीएमवी अपॉन डीटी फोर्स एक्शन, सर वो वाला पार्ट समझ नहीं आया। अच्छा वो वाला पार्ट जब मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन समझाऊंगा दोबारा से मैं करवा दूंगा। मुझे आयुष को तो मैंने सिखा दिया था, मुझे अब्दुल हन्नान को और तुम्हें सिखाना है। मैं डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा अभी आज या कल में, मैं तुम्हें करा दूंगा, टेंशन मत लो। एक्सक्यूज मी सर, वो डिफरेंशिएशन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ अनुभव सर अगर हम एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो जर्क आता है। हाँ। वैसे अगर हम फोर्स को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ आएगा? ठीक है, कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी
जर्क भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है, तो बस लिख देते हैं कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है। तो समझ आयुष तुमने डिफरेंशिएशन किया हुआ है? आयुष मैं भी 1-2 दिन में डिफरेंशिएशन कराता हूँ, आज या कल में मैं तुम लोगों को ऐड कर दूंगा। मैं तो अभी तो 1-आध दिन लगेगा, जितना तुम्हें करना है जब वहां पहुंचेगा तो मैं बता दूंगा। चलो इसे आज यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे लॉज ऑफ मोशन को। सो आज तो सारा बेसिक में चला गया। आज आपका होमवर्क है एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 5 है उसके शुरू के 3 पेजेस पढ़ना। चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट 3 पेजेस पढ़िएगा, फर्स्ट 3 पेजेस चैप्टर नंबर 5। तुम्हारा जो लॉज ऑफ मोशन का है ना, जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे थे, इनर्शिया, मोमेंटम, एक्सटर्नल फोर्स, वो सारा आपको दिख जाएगा। थ्योरी है और कुछ नहीं है, बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। चलो भाई आज यहीं छोड़ते हैं।